तो उत्तराखंड में भी छठ की रौनक नजर आ रही है। सूर्य की उपासना और आस्था का महापर्व छठ, इस पर आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। देहरादून और हरिद्वार की दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। वहीं अगर आप खटीमा की बात करते हैं तो सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे छठ के कार्यक्रम में, उन्होंने हिस्सा लिया। तो देखिए छठ की छटा किस तरीके से देवों की भूमि पर पे भी दिखाई देती है। देहरादून, हरिद्वार, खटीमा की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। देहरादून में भी लोगों ने छठ पर्व पर पूजा अर्चना की। हरिद्वार के घाट पर, सुंदर रमणीय घाट पर आज छठी व्रत करने वाले लोग पहुंचे, अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया। और खटीमा में खुद सीएम मौजूद रहे, गृह क्षेत्र है उनका, जहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। तो देखिए छठ की छटा आपको पूरी दुनिया में देखने को मिल सकती है। जहां कहीं भी पूर्वांचल, झारखंड और बिहार से जुड़े लोग होते हैं, वो प्रवासी अपने इस त्योहार को जरूर मनाते हैं। देवों की भूमि पे भी छठ की छटा कैसी दिखाई देती है आपके सामने। आइए आ जाते हैं, अब बात कर लेते हैं 70 के संग्राम की। तो जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की रैलियां बढ़ जाती हैं। तो वहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं। किस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप के दौर सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आप इन दो तस्वीरों को देखिए। हल्द्वानी की ही ये दोनों तस्वीरें हैं। मौन व्रत पर हरीश रावत बैठे थे। नाराजगी इस बात को लेकर है कि इनके कार्यक्रम को जानबूझ करके सरकार नहीं होने दे रही है। आज हल्द्वानी में वैसे कार्यक्रम होना था कांग्रेस का, अब उसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। तो उधर हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर रहे और इस दौरान शहीद राज्य आंदोलनकारियों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित किया और आपदा में साहसिक काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। राज्य स्थापना दिवस का मौका था। इसी मौके पर मिनी स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम धामी पहुंचे थे। करी हैं जो सस्ता गल्ला राशन बिकराता है, जिनको 18 रुपये का जो भाड़ा ढुलाई का जो 18 था, उसको 50 रुपये हमने प्रति कुंटल कर दिया है। इसी के साथ साथ जो भी हमने जो घोषणाएं करी हैं, सारी घोषणाओं को हम धरातल पर उतारेंगे। कोई भी घोषणा ऐसी नहीं होगी जिसका शासनादेश नहीं निकलेगा। जमरानीवाद की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द जो है। तो उधर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा के मंडल स्तरीय समारोह को लेकर राजनीति गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे लेकर हल्द्वानी में धरना दिया। तो हरीश रावत ने मौन उपवास करके बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। इसके साथ ही हरीश रावत का यह भी आरोप है कि सरकार कांग्रेस के कार्यक्रमों को कुचलने का काम कर रही है। शासन तंत्र ने, आईबी इंटेलिजेंस ने उनको सूचना दी होगी, मुख्यमंत्री को सूचना दी होगी कि जहां आपका कार्यक्रम लगाया जा रहा है वहां पहले से कांग्रेस की रैली प्रस्तावित है। तो इसका अर्थ है मुख्यमंत्री के इशारे पर जानबूझ करके भाजपा की सरकार ने हमारी रैली को गड़बड़ में डालने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया है और हम कल उसका माकूल जवाब देंगे। और आज ये कांग्रेस जनों की जो है, कांग्रेस जनों ने लोकतंत्र बचाने के लिए ये आज उपवास रखा। सोची समझी साजिश के तहत मुझे लगता है कि कांग्रेस को सक्रियता से, कांग्रेस की इस रैली से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है, घबराहट है, एक डर है। वो हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, कांग्रेस की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। और उधर हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली को इजाजत नहीं मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में उपवास रखा। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अगुवाई में कांग्रेस भवन में 1 घंटे के लिए मौन उपवास रखा गया। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। इस सरकार में
ये दम नहीं है कि हमारे प्रोग्रामों को डिरेल कर सके। लेकिन सवाल ये है कि हमारी विचारधारा अनावश्यक लड़ने की नहीं है। हमारी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है और हम सरकार को आगाह करने के लिए आज हमने यहाँ पर एक काली पट्टी बांधकर गांधीवादी तरीके से सरकार को आगाह किया है कि सरकार ये न समझे कि ताकत उन्हीं के पास है, सरकार से दोगुनी ताकत हमारे कार्यकर्ताओं के पास है। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन ये उत्तराखंड के हित में नहीं है। हमने उत्तराखंड के हित को ध्यान में रखकर अपने प्रोग्राम को एक दिन आगे बढ़ा दिया। कोई हमारा प्रोग्राम डिरेल नहीं हुआ। आज से हमारा प्रोग्राम दोगुना ताकत से दोगुना बड़ा प्रोग्राम होगा हमारा। हल्द्वानी में ही सीएम पुष्कर सिंह धामी का कांग्रेस पर पलटवार भी सामने आया है। कांग्रेस के धरने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। कहते हैं जब विजय होने वाली ही नहीं तो विजय रैली कहां से निकाल रहे हैं। तो सीएम ने वहां इसी मौके पर पलटवार कर दिया, क्योंकि हल्द्वानी वो भी थे और हल्द्वानी का ये कार्यक्रम भी था जिसको लेकर, जिसके रद्द होने पर या एक दिन पोस्टपोन होने पर आरोप था कांग्रेस की ओर से कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। संक्रांत रैली ना हो पाए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कांग्रेस ने आरोप लगाया आज मौन व्रत कर रहे हैं वो लोग। उनकी विजय होने वाली नहीं है तो विजय कहां से आ जाए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी कहा है कि मुख्य विपक्षी दल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और वो सियासी मैदान से बाहर हो चुके हैं। प्रसन्नता इस चीज की भी है कि जो राजनीतिक दल सामने था उसने अपनी हार स्वीकार करके और उसने अपने आप को चुनावी मैदान से बाहर समझकर आज उन्होंने जो धरना प्रदर्शन है वो इस बात का प्रतीक है कि वो हताश और निराश, और उन्होंने शायद इस चुनावी मैदान से अपने आप को मान लिया कि वो। और चुनावी मौसम में खनन मामले पर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोदियाल ने कहा है कि इन 100 दिनों में खनन के इतने ज्यादा पट्टे दिए गए हैं जो बीजेपी सरकार के पिछले 5 साल के दौरान भी नहीं हुए। खनन को विषय 3 महीने में विशेष प्रश्रय दिया जा रहा है खनन के माफियाओं को, और उसका ताजा उदाहरण ये है कि मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पिछले 100 दिनों में खनन के कितने पट्टे आवंटित किस किस नाम को हुए, कृपया वो उसका खुलासा कांग्रेस पार्टी को बताएं और मीडिया को बताएं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, और मैं आपके सामने लाऊंगा कि 3 महीने में रिकॉर्ड स्तर पर इतने पट्टे इस सरकार ने बांटे जितने मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल में न बांटे। तो उधर कोटद्वार में आपकी तिरंगा यात्रा के दौरान काफी भीड़ दिखाई दी। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर्नल अजय कोठियाल कर रहे थे। यात्रा चल रही थी और कोठियाल ने यह भी कहा कि इस यात्रा के जरिए जनता के बीच हम जा रहे हैं, जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। जनता से पूछ रहे हैं कि आप बताओ एरिया स्पेसिफिक आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जिनको कि हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उस बेसिस पे हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और 2022 के इलेक्शन में वही हमारा जनता के बीच में जाकर के इलेक्शन लड़ने का तरीका होगा। कोटद्वार से खबर है, आप नेता कर्नल अजय कोठियाल का बयान सामने आया है। बीजेपी और कांग्रेस पर कोठियाल का प्रहार भी सामने आया है। भाजपा कांग्रेस बताएं कब तय होंगे प्रत्याशी, कोठियाल ये सवाल करते हैं। प्रत्याशी फाइनल करने में देरी क्यों, कोठियाल ये भी पूछते हैं, क्योंकि देखिए आप इस रेस में सबसे आगे है। तो हमारे तो फाइनल होते जा रहे हैं, पर मैं आपको बोलूं दूसरी चीज़, दूसरी पार्टी का कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए। आज ये नहीं पता है कि कोटद्वार में हम खड़े हैं, यहाँ से बाकी बीजेपी से कौन लड़ेगा और कांग्रेस से कौन लड़ेगा। तो उधर विधानसभा चुनाव से पहले रुद्रपुर में गुटबाजी का मामला सामने आया है। कांग्रेस की ओर से टिकट को लेकर पार्टी के कुछ लोग धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के लिए आए थे। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र यादव को नैनीताल संसदीय सीट की जिम्मेदारी दी है। इसी को लेकर वो रुद्रपुर पहुंचे थे, लेकिन यहीं पर विधानसभा पर वार दावेदार के बायोडेटा को लेकर चर्चा भी हुई। किच्छा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षक के सामने ही स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट रखने देने की बात रखी, लेकिन सिर्फ बात से बात नहीं बनी, हंगामा शुरू हो गया। सर्वे चल रहा है, इसके बाद जो इच्छुक लोग हैं
जी जी। उनके हम लोग बायोडाटा इकट्ठे कर रहे हैं, उनके नाम के सर्वे अलग होंगे। अच्छा, नहीं ये इच्छुक लोग कहाँ पर देंगे, कहाँ किस स्तर पर देंगे अपना बायोडाटा? ये हमें दे रहे हैं ना बायोडाटा आज, सीधे आपको देंगे? हाँ ठीक है। तो ये इसके ऊपर बाद में सर्वे होगा, उस सर्वे में पार्टी की राय शुमारी होगी। जमीनी कार्यकर्ता हमने जमीन से ही अपनी बात पार्टी फोरम में पहुंचाने का ये प्रयास हम कर रहे हैं कि साहब पार्टी हमारी बात सुने और हमारे द्वारा जो काम किया गया है हम उस काम के लिए अपने हक की बात कर रहे हैं और उस बात को हाईकमान तक पहुंचा रहे हैं। और हमारा किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि हमारी बात गंभीरता से। तो चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। कांग्रेस इस बार बड़े स्तर पर प्रशिक्षण अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए मजबूत करने में जुटी हुई है। 70 विधानसभा के सभी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। अभी तक कांग्रेस 25 विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण अभियान पूरा भी कर चुकी है। अब जल्द ही टारगेट है कि 45 विधानसभा में भी ट्रेनिंग का ये काम पूरा कर लिया जाए ताकि चुनाव के लिए जोरों शोरों से ये कार्यकर्ता मैदान में निकल सके। हर पोलिंग बूथ से हमारे यहाँ 5-5 व्यक्तियों को 5-5 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उसमें BLA भी हैं और बूथ कमेटी का अध्यक्ष भी है, बूथ कमेटी के अन्य पदाधिकारी भी हैं। वो हम उन यहाँ से उनको प्रशिक्षण एक स्तर पर दिया जाएगा, उसके बाद वो अपने बूथ स्तर पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे कि वे किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट करना है, बूथ मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था रहेगी उसका करेंगे। और उधर सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ VC की नियुक्ति को लेकर जो चर्चा चल रही थी, इस पर अब बड़ी जानकारी आ चुकी है। ये हम जानकारी आपसे साझा करें। सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के VC की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। वाइस चांसलर NS भंडारी की नियुक्ति निरस्त हो गई है। जनहित याचिका पर हाई कोर्ट की सुनवाई हुई और उसके बाद ये फैसला आया है और इसी के मद्देनजर इस यूनिवर्सिटी के VC की नियुक्ति रद्द की जा चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के VC की नियुक्ति निरस्त हो चुकी है। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद यह फैसला आया जिसके तहत ये बड़ी जानकारी, वाइस चांसलर की नियुक्ति अब नहीं होगी। और उधर भाजपा का महिला मोर्चा भी चुनावी मोड में आ चुका है। इसी को लेकर बागेश्वर में महिला मोर्चा की एक बैठक हुई है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और चुनावी अभियान में जुटने के लिए पूरे जोश के साथ ऐसे आह्वान भी किया। इसका चुनाव नज़दीक है तो निश्चित ही ये जो मेरा प्रवास है वो महिलाओं के बीच में और ऊर्जा भरने का है और किस तरह से कार्यशैली अपनाई जाएगी 22 के चुनाव में फतेह पाने के लिए, इस चीज़ को लेकर मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आई और मैं ये मानती हूँ कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात का ध्यान रखेगा और हमारी सक्षम बहनों को अवश्य टिकट देगा। उधर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज पर अब तक लगातार सियासत ही होती आई है, मगर अब कुछ उम्मीद जगी है, इस पर कुछ काम भी होगा। अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज जल्द ही अपना स्वरूप ले लेगा। हालांकि कांग्रेस मंत्री के दावों पर सवाल भी उठा रही है। सीमा के अंतर्गत पूरा होगा क्योंकि उसमें मंत्री जी ने भी कहा, सरकार ने कहा कि यहाँ पर जो अधिकारी की जिस डॉक्टर थे, जो यहाँ के प्राचार्य थे, उनके उससे थोड़ा काम में देरी हो रही थी। अब अधिकारी जो थे प्राचार्य ठीक आ गए, समय पे काम पूरा होगा। ये हमने ही स्टार्ट किया था कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ही इसको बढ़ाएगी क्योंकि ये तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, 4 साल में सिर्फ वादे किए। मैं कहता रहा हूँ इन्होंने तो फीस अब भरी है जाके, इन्होंने तो अप्लाई तक नहीं किया हमें मेडिकल कॉलेज के लिए। 70 के संग्राम में बात कर लेते हैं रुद्रपुर विधानसभा सीट की। सीट अभी भाजपा के पास है, मगर क्या 2022 में यहां फिर से कमल खिलेगा? इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट राजनीतिक दृष्टि के साथ ही धार्मिक लिहाज से भी बेहद अहम सीट है। इस क्षेत्र में केदारनाथ धाम पड़ता है, जिसका राजनीतिक दल अपने हिसाब से सियासी फायदा भी उठाते आए हैं। चलिए एक नजर इस सीट के सियासी इतिहास पर डालते हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के मातबर सिंह कंडारी चुनाव जीते थे।
एनडी तिवारी सरकार में मातबर सिंह कंडारी नेता प्रतिपक्ष रहे, जबकि खंडूरी सरकार में वो सिंचाई मंत्री रहे। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने फिर मातबर सिंह कंडारी को ही टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस ने उनके खिलाफ हरक सिंह रावत को उतार दिया। इस चुनाव में हरक सिंह रावत ने मातबर सिंह कंडारी को बड़े अंतर से शिकस्त दी। मगर 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए। इस दौरान भाजपा से मंत्री और विधायक रहे मातबर सिंह कंडारी कांग्रेस में शामिल हो गए, जबकि कांग्रेस नेता भरत सिंह चौधरी भाजपा में आ गए। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लक्ष्मी राणा पर दांव खेला, जबकि भाजपा ने भरत सिंह चौधरी को टिकट दिया। 2017 के चुनाव में रुद्रप्रयाग पर फिर भाजपा काबिज हो गई। भरत चौधरी को यकीन है कि जनता इस बार भी उनका ही साथ देगी। इन 4.5 सालों में जो पहला काम बतौर विधायक मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में किया वो था हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस में ई-लर्निंग सिस्टम को लेकर के था, जिसमें हमने ऑफलाइन ई-लर्निंग सिस्टम अपने सभी हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस में लगाया। और सिर्फ सिस्टम ही नहीं लगाया बल्कि उनको पावर बैकअप भी दिया। भरत चौधरी का राजनीतिक इतिहास देखें तो वो अब तक 5 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, जबकि छठी बार 2017 में उन्हें जीत नसीब हुई थी। 2017 में मोदी फैक्टर के चलते भाजपा के ज्यादातर विधायकों को फायदा मिल गया था, मगर इस बार राज्य के समीकरण बदले हुए हैं। ऐसे में कहना मुश्किल है कि भाजपा की सियासी नैया इस बार भी किनारे लग पाएगी या फिर नहीं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित दिमरी की रिपोर्ट। विधायक भरत चौधरी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काफी काम कराए हैं, मगर विपक्ष के नेता उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए आप। पहला साल हमारा शिक्षा के लिए समर्पित रहा, दूसरा साल सड़कों के लिए समर्पित रहा और उसी का परिणाम है कि आज मेरी विधानसभा के अपवाद स्वरूप 1-2 ग्राम सभाओं को अगर आप छोड़ दें, 1-2 गाँवों को अगर आप छोड़ दें, तो लगभग सभी गाँवों को जो है वो रोड कनेक्टिविटी आज मिल चुकी है। क्षेत्र की जनता का आक्रोश विधायक के खिलाफ बहुत ज़्यादा है, पर्सनली विधायक के खिलाफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई विधायक ने काम नहीं किया। 4.5 साल बीत गए सरकार को और यहाँ पे कोई काम नहीं हुए। चाहे सैनिक स्कूल का मुद्दा हो, बड़मा में सैनिक स्कूल है वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, उसमें आज तक एक काम नहीं हुआ। अब लास्ट मोमेंट में अगर कुछ करे जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो बात अलग है। 4.5 साल में उसमें एक पत्थर, हाँ शिलान्यास जरूर हुए। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि रुद्रप्रयाग की जनता विधायक के काम से कितनी खुश है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इसके साथ ही साथ कृषि महाविद्यालय का निर्माण कार्य भी अधर में लटका हुआ है। बहुत सारी समस्याएं जैसे बनी, मीन जैसे पानी का है, तो पानी तो मानी तब से बनी लोग काफ़ी दूर जा रहे हैं। 4.5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे कार्य हुए हैं। इससे पूर्व कोई भी विधायक पश्चिम भरदार की तरफ मुंह नहीं किया, उस तरफ सब रुद्रप्रयाग की तरफ आते रहे। प्रत्येक प्रतिनिधि को यही कह रहे हैं कि रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में जो एजुकेशन पे जो काम होना चाहिए था हुआ नहीं। तो ये था आज का 70 का संग्राम। आगे देखेंगे आप 7 का समीकरण।